अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 14 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली क्लास में ये देखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस असरअंदाज होती है। कंडक्टर्स की सूरत में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है, थर्मिस्टर्स की सूरत में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे मुनहसिर होती है, या इस तरह से कह लें कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होता है। अब सवाल यह है कि क्या टेम्परेचर के अलावा कोई दूसरे अवामिल भी हैं, कोई दूसरे अनासिर भी हैं कि जिन पे ये रेजिस्टेंस मुनहसिर होती है? तो जी हाँ, हम आज के लेक्चर में मज़ीद दो अवामिल ऐसे देखेंगे कि जिन पे रेजिस्टेंस मुनहसिर होती है। उनमें पहली है लंबाई और दूसरी है क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस चीज़ को सीखने के बाद हम आज एक बिल्कुल नई चीज़ सीखेंगे और उस चीज़ का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं किसी मटेरियल की। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैंने लेक्चर के आगाज़ में बताया है कि आज हम उस रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आगे की जानिब बढ़ाते हुए देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। एक हमने देख लिया था अपने पिछले आर्टिकल के अंदर, जहाँ पे हमने ये कहा था कि टेम्परेचर के तब्दील करने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी तब्दील होती चली जाती है। हमने देखा था कि कंडक्टर्स की सूरत में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उस टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और अगर थर्मिस्टर्स में देखा जाए तो थर्मिस्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है। अब सवाल ये है कि क्या टेम्परेचर के अलावा भी कुछ अवामिल हैं जो कि इस रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होते हैं? अब इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ऐसा पाइप है कि जिसके अंदर से पानी फ़्लो कर रहा है। अब एक पाइप इस तरह का है और एक पाइप बिल्कुल उतनी ही मोटाई का, उतनी ही चौड़ाई का और इतनी, लेकिन उसकी लंबाई बढ़ गई है। पहला पाइप इसको ए का नाम दे दें, दूसरा पाइप इसको बी का नाम दे दें। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं कि पाइप ए या पाइप बी, मुझे इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, तो पाइप ए या पाइप बी में से किस पाइप के अंदर पानी के बहाव में ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा? या इस तरह से समझ लें, मैं ये कहता हूँ कि पाइप ए में से बहने वाला जो पानी है वो किस कदर जल्दी से बाहर निकल जाएगा और पाइप बी में से पानी किस कदर जल्दी से इधर पहुँचेगा। तो क्या जवाब होगा? दोनों पाइप में से कौन सा पाइप ऐसा होगा जो पानी को जल्दी बाहर निकालेगा? तो इसका जवाब ये होगा कि ऐसा पाइप कि जिसकी लंबाई कम है, इधर पानी के बहाव में कम रुकावट का सामना होगा, पानी के बहाव को मुज़ाहमत कम मिलेगी, जिसकी वजह से पानी जल्दी से बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर बी की बात करूंगा तो बी की लंबाई चूंकि ज़्यादा है, पानी को यहाँ से गुजरते हुए बहुत ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस को ज़्यादा बर्दाश्त करता हुआ देर तक आगे पहुँचेगा। अब ये तो मिसाल हो गई पानी वाले पाइप की। हमने तो पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी को, यानी चार्जेस के बहाव की रुकावट को देखना है। तो उसके लिए भी मैं इसी तरह की सूरत हाल लूँगा, जहाँ पे मैंने पाइप लिए हैं मैं वहाँ पे एक कंडक्टर ले लूँगा और कंडक्टर इस तरह का होगा कि कंडक्टर ए है ये, और कंडक्टर ए की जो चौड़ाई है बिल्कुल कंडक्टर बी जितनी ही है। ये हमारे पास कंडक्टर बी आ गया है और कंडक्टर बी भी उतनी ही चौड़ाई का है जितना कि कंडक्टर ए है, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा है। अब अगर पूछ लिया जाए कि बताएं कि किस सूरत हाल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो आप जानते हैं कि कंडक्टर ए में भी क्या होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, और कंडक्टर बी में भी न्यूक्लियाई होंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि इसकी लंबाई बढ़ चुकी है, लिहाजा इसमें मौजूद न्यूक्लियाई की तादाद में भी इजाफ़ा होगा, कुछ इस तरह से।
अब चूंकि इसमें इजाफा हो चुका है, अब कंडक्टर ए में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं, उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उन्हें कम टकराव का सामना करना पड़ेगा, कम एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, कम दफ़ा टकराएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब है कि ये जल्दी से इससे बाहर निकल जाएगा, करंट बहना शुरू कर देगा। और अगर इस सूरत हाल में देखा जाए तो यहाँ पे भी आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर की जानिब निकलने की कोशिश करेंगे तो फ़र्ज़ करें मैं इस इलेक्ट्रॉन की मिसाल लेता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा और ये टकराता चला जाएगा। और देखें कितनी ज़्यादा दफ़ा टकरा रहा है, जितनी ज़्यादा दफ़ा टकराएगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हम इससे ये बात तय कर लेंगे कि जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितनी वायर की लंबाई ज़्यादा होगी वायर की रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायर ए की रेजिस्टेंस वायर बी से कम है और वायर बी की रेजिस्टेंस वायर ए से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम पहला जो है लिख देंगे ऐसा फैक्टर जो कि असर अंदाज हो रहा है रेजिस्टेंस पे, और वो है लंबाई। हम कहेंगे कि लंबाई के साथ रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब अगर मैं दूसरे फैक्टर की जानिब जाऊं तो दूसरे फैक्टर में मैं कहूँगा, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक पाइप है और पाइप बिल्कुल पतला सा है और ये पाइप को मैं नाम दे रहा हूँ सी का, और एक पाइप है बिल्कुल इतनी ही लंबाई का लेकिन वो इतना मोटा है, यानी कि उसका एरिया बढ़ गया है। अब इस पाइप को नाम दे दें डी का। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने पाइप सी को इस्तेमाल करते हुए ये वाटर टब भरना है और पाइप डी को इस्तेमाल करते हुए एक वाटर टब भरना है, तो बताएं कि ज़्यादा जल्दी पानी का टब कौन बढ़ेगा, पाइप सी या पाइप डी? आप ये चीज़ मुशाहिदा भी कर सकते हैं कि जिस पाइप की मोटाई ज़्यादा होगी, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ से पानी ज़्यादा मिकदार में निकलेगा, पानी का बहाव ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा पाइप कि जिसका एरिया कम होगा वहाँ पे पानी का बहाव कम होगा, यानी कि वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी उसे, लेकिन यहाँ पे उसे रेजिस्टेंस कम मिलेगी। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर स्कूल से छुट्टी हुई है और स्कूल का जो छोटा गेट है वो खुला हुआ है, अब उस छोटे गेट से जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो धक्कम पेल ज़्यादा होगी। धक्कम पेल ज़्यादा होने का मतलब है कि बच्चे आपस में टकरा रहे हैं, उनको बाहर निकलने में मुज़ाहमत का सामना है, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा एरिया वाला गेट खोल दिया जाए, बड़ा गेट खोल दिया जाए, तो अब बच्चों के दरमियान जो कोलिजन्स हो रही थी, धक्कम पेल हो रही थी, वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस का कम सामना करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो दूसरा आंसर है जो कि असर अंदाज होता है इस रेजिस्टेंस पे, वो है एरिया। इस एरिया को आप क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हैं, और आप जानते हैं कि इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये बिल्कुल इस तरह से लिया जाएगा। अब इसके लिए भी हमें दो कंडक्टर बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपकी बार शर्त ये है कि कंडक्टर की जो लंबाई होगी ये बिल्कुल उतनी ही होगी, लेकिन इसकी मोटाई में फ़र्क आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखें, आप देख सकते हैं कि ये कंडक्टर सी है, ये कंडक्टर डी है। कंडक्टर सी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कंडक्टर डी से कम है, छोटा है, और कंडक्टर डी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर सी से ज़्यादा है। अब यहाँ पे भी फ़र्ज़ करें मौजूद हैं 4 न्यूक्लियाई, और चूंकि इसकी लंबाई एक जैसी है तो यहाँ पे भी फ़र्ज़ करें 4 न्यूक्लियाई मौजूद हैं इस तरह से। अब यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई मुख्तलिफ कोनों में हैं। तो अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे मौजूद हैं बिल्कुल उतने ही इलेक्ट्रॉन इस जगह पे भी मौजूद होंगे। अब अगर यहाँ से मैं कहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से हिजरत करनी है आगे की जानिब, तो देखें उसे कितनी ज़्यादा कोलिजन्स का सामना करना पड़ेगा, कितनी मुश्किल से वो आगे तक पहुँचेगा। लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन ने आगे की जानिब हरकत करनी है तो वो आसानी से
आसानी के साथ आगे की जानिब बढ़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस कम होती है एरिया के बढ़ा देने से और ज़्यादा होती है जब एरिया कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास अब तक दो ताल्लुक आ चुके हैं। पहले में हमने कहा कि रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरे में हमने कहा कि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर मैं इन दोनों ताल्लुकों को इकट्ठा करके लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जाएगा? मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के, और यहाँ पे कह रहा हूँ रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर मैं दोनों को इकट्ठा करके लिखूँ तो मैं लिखूँगा रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ लंबाई बटा एरिया के। अब आप जानते हैं कि जब आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत ख़त्म करनी होती है, आप दो चीज़ें मुतारिफ़ कराते हैं, एक है बराबर का और एक है कांस्टेंट, जो कि आप यहाँ पे मुतारिफ़ करवाएंगे। अब इस कांस्टेंट को क्या लिखा जाएगा अभी कुछ देर में देखते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाएगा उसको कहते हैं रो। इस रो को क्या कहा जाएगा, किस तरह से इसकी तारीफ की जाएगी? याद रखिएगा इस रो का नाम है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस तो आप जान चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर में से बहते हुए चार्जेस को जो मुखालफत का सामना करना पड़ता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टिविटी आखिर क्या चीज़ है, रेजिस्टिविटी को भी समझ लेते हैं। चलें पहले इस कांस्टेंट की जगह ये रो तो लिख लें। हम कहेंगे आर बराबर है रो एल बटा ए। अब यहाँ से हम एक और ताल्लुक़ निकालने में कामयाब हो गए हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस का ताल्लुक़ है लंबाई के साथ और एरिया के साथ, और यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आ चुका है जिसको हमने नाम दिया है रेजिस्टिविटी का। अब चलें हम अगर कहते हैं कि रेजिस्टिविटी की तारीफ़ करनी है तो चलें रेजिस्टिविटी की तारीफ़ करते हैं और देखते हैं कि ये रेजिस्टिविटी आखिर क्या चीज़ है। देखें हम जानते हैं कि गोल्ड यानी कि सोना ये एक अच्छा कंडक्टर है बनिस्बत आयरन यानी कि लोहे के। अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे ऐसी सूरत हाल लेता हूँ कि मेरे पास ये आयरन आ गया और मैं कह रहा हूँ कि आयरन एक बुरा कंडक्टर है गोल्ड से। तो ये हमारे पास आ चुका है आयरन, लेकिन मैं इसी के बिल्कुल साथ ले रहा हूँ गोल्ड यानी कि सोना, और ये कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास गोल्ड। अब अगर मैं अपना प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करूं, इस इल्म का इतलाक़ करूं, मैंने यहाँ पे कहा कि जिसकी लंबाई ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका एरिया कम उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इससे ये बात समझने को मिलती है कि यहाँ पे आयरन की रेजिस्टेंस कम है, गोल्ड की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्या यहाँ पे वो बात जो मैंने आपको कही वो गलत है? तो जवाब है हरगिज़ नहीं। देखें जब भी आप दो चीज़ों का मुवाजना करते हैं, दो चीज़ों का मुकाबला करते हैं, तो हालात एक जैसे पैदा करने पड़ेंगे। यानी कि जितना एरिया इस आयरन का है उतना ही एरिया इस गोल्ड का भी लेना पड़ेगा, और जितनी लेंथ जितनी लंबाई इस आयरन की है उतनी ही लंबाई गोल्ड की लेनी पड़ेगी। फिर हम मुवाजना करेंगे, मुकाबला करवाएंगे दोनों में और देखेंगे कि ज़्यादा अच्छा करंट किस चीज़ के अंदर से गुजर सकता है। तो फिर हम कहेंगे कि ये करंट गुजर सकेगा गोल्ड के अंदर। इसका मतलब है कि अगर मुझे गोल्ड का इसके साथ मुकाबला करवाना है तो गोल्ड के लिए भी मुझे गोल्ड की इतनी ही लंबाई लेनी पड़ेगी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उतना लेना पड़ेगा। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का एक जैसा है। फ़र्ज़ करें कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये 1 मुरब्बा मीटर है और ये इनकी जो लंबाई है ये भी एक जैसी है और ये 1 मीटर है। अब अगर मैं यहाँ का वॉल्यूम निकालूँ, इनका हुजम निकालूँ, तो हुजम कैसे आता है? एरिया, इस एरिया के अंदर 2 डायमेंशंस आती हैं जिसे हम मीटर स्क्वायर कहते हैं, और साथ ही लंबाई मल्टीप्लाई होगी। अब लंबाई कितनी है, एरिया कितना है, 1 है मीटर स्क्वायर में, लंबाई है 1 मीटर में। तो जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वो 1 मुकाब मीटर बन जाएगा। तो अब
एक मुकाब मीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी का। तो चलें रेजिस्टिविटी की तारीफ लिख लेते हैं। तो इस रेजिस्टिविटी को हम बयान करेंगे कि एक क्यूब मीटर या मुकाब मीटर भी आप इसे कह सकते हैं, मटेरियल की रेजिस्टेंस उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होती है। अब ये क्या बात हुई, मैंने तो रेजिस्टिविटी की हेडिंग दी है और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो याद रखिएगा इस रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये इस रेजिस्टिविटी का कह लें दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस तरह से आपसे अगर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तारीफ पूछ ली जाए तो दोनों की एक ही तारीफ लिखी जाएगी। अब बात आती है कि रेजिस्टिविटी के या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट निकालने हों तो वो किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हेडिंग देना पड़ेगी यूनिट की। तो यूनिट के लिए आप क्या करेंगे, आप रेजिस्टिविटी के लिए इस फार्मूले को एडजस्ट कर देंगे। फार्मूला बनेगा रो बराबर है, हम क्या करेंगे एल यहाँ पे ज़रब हो रहा है, इस आर के नीचे आके वो तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे एरिया तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि हमने रेजिस्टिविटी के यूनिट निकालने हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट लिखें ओहम, एरिया का यूनिट लिखें मुरब्बा मीटर और लंबाई का यूनिट लिखें मीटर। ये 1 मीटर इस मुरब्बा मीटर से कट जाएगा तो इसका यूनिट आ जाएगा ओहम मीटर। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या आए जी, ओहम मीटर। तो इसको आप अल्फाज की सूरत में भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट हैं वो लिखे जाते हैं जी ओहम मीटर की सूरत में। अब याद रखिएगा कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये हर मटेरियल की मुख्तलिफ होती है। आयरन के लिए रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, कॉपर के लिए कुछ और होगी, गोल्ड के लिए कुछ और होगी। तो इस रेजिस्टिविटी को देख के ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा मटेरियल अच्छा कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल बुरा कंडक्टर है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई है जी। तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह से लंबाई के साथ असरअंदाज होती है और किस तरह से एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ना सिर्फ ये सीखा आपने, बल्कि आपने ये भी जान लिया कि अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसका वॉल्यूम या हुजम 1 क्यूबिक मीटर हो तो उसकी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ही एक किस्म है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है कि जब मटेरियल की 1 क्यूबिक मीटर की रेजिस्टेंस देखूंगा सिर्फ उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहूँगा। इसके यूनिट भी समझ लिए। इसी सफ़र को जारी रखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।